नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे महिला आंचल की आंचलिकता। इससे पहले की वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य जाकर देखें, क्योंकि पार्ट 1 यानी भाग 1 का जो वीडियो महिला आंचल की आंचलिक उपन्यास जो है महिला आंचल की कथा एवं उनके आलोचना के विषय में चर्चा की गई है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई है, जो 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। यानी महिला आंचल की अगर बात करें तो 1954 में इनका प्रकाशन हुआ था और इनके लेखक जो थे फणीश्वर नाथ रेणु थे। आज हम लोग पार्ट 2 यानी भाग 2 वाले वीडियो में देखेंगे महिला आंचल की आंचलिकता को। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि महिला आंचल अपने आप में एक व्यापक टॉपिक है, व्यापक चैप्टर है, व्यापक उपन्यास है। अतः हम कहना चाहते हैं आपसे कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो को जब तक आप अंत तक देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर जैसे ही आप अंत तक वीडियो को देखेंगे, फिर कुछ ही देर में हम लोग फिर महिला आंचल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए महिला आंचल की आंचलिकता को जानते हैं। आंचलिकता अंचल का गुण, धर्म, बोली, वाणी, रीति रिवाज, वेशभूषा, सपने, अभिलाषाओं का अंकन होता है। लेकिन यहाँ यह ध्वनि नहीं है कि अंचल के सभी प्राणियों का जीवन एक रूप एक रस होता है। यहाँ भी के जीवन की अभिलाषाएं दूसरे के जीवन से टकराती है। एक का प्रेम दूसरे की घृणा का विषय बनता है। इंसानियत, हैवानियत, दया, सहानुभूति, घृणा जैसी भावनाओं का घात प्रतिघात यहाँ भी चलता है। स्थानीय बोली, वाणी, लोक कला, लोक संस्कृति, मिथक आदि को कथा पर आरोपित कर देने मात्र से आंचलिक रचना पूरी नहीं हो जाती। आंचलिकता न तो स्थानीय जीवन रंग को उभारने में है और न ही आंचल विशेष की चौहद्दी की पैमाइश में। आंचलिकता तो अंचल विशेष के समग्र जीवन के यथार्थ अंकन में है। आंचलिक जीवन सरल सीधा या संश्लिष्ट जीवन नहीं है। यह तो कई कोणों, गठानों और प्रकारों वाला अनेकानेक जीवन है। फणीश्वरनाथ रेणु शुष्क जीवन में भी रस तलाश लेने वाले रचनाकार हैं। वे लोक संस्कृति के महागायक हैं। उनका कथाकार व्यक्तित्व लोक भाषा, लोक कला, लोक कथा और लोकगीतों के ताने बाने से बुना गया है। पूर्णिया जनपद की संस्कृति उनकी हर सांस में बसी है, लेकिन उनकी दृष्टि बंधी नहीं है। दृष्टि का यह खुलापन उन्हें एक नए जीवन के साक्षात्कार, निषेध और स्वीकार के लिए तैयार करता है। रेणु जी के कथाक्रम में डूबकर जैसे स्वयं विभिन्न चरित्रों में अपने को रूपांतरित करते चलते हैं। ग्रामीण जीवन और संस्कृति से उनका लगाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी ताकत के बल पर उन्होंने 2-2.5 वर्षों के कथाक्रम को महिला आंचल में इतना जीवंत बनाकर प्रस्तुत किया है कि शताब्दियों को अपने उपन्यास कथापलक पर उतारने वाले रचनाकार के लिए भी यह ईर्ष्या का विषय है। महिला आंचल में रेणु जी ने परंपरागत कथात्मक को विदाई दे दी। महिला आंचल में व्यक्ति नायक नहीं, पूरा आंचल ही नायक है। महिला आंचल का मेरीगंज सामंती व्यवस्था में जकड़ा हुआ गरीबी, जलालत भोगता हुआ अंधविश्वास में सांस लेता हुआ सामान्य गांव की है। लेकिन रचनाकार ने भिन्न बोली, वाणी, रीति रिवाज, मिथक आदि का प्रयोग कर इसे भिन्न गांव या अंचल का रूप दे दिया है। इस उपन्यास में मेरीगंज ही अपनी पारिवारिक विशेषताओं के साथ नायक है। रेणु जी ने इस उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि कथात्मक है पूर्णिया, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े हिस्से का प्रतीक बनाकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। रेणु जी महिला आंचल में पिछड़े गांव, पिछड़ा वर्ग और जिंदगी की दौड़ में पिछड़ गए लोगों को साहित्य चिंता के केंद्र में लाकर खड़ा कर देते हैं। इस उपन्यास में मेरीगंज अंचल ऐसी रंग बिरंगी जिंदगियां से चित्रांकित है कि पूरा अंचल एक रंग बिरंगे लैंडस्केप सा लगता है। कैसा लगता है? लैंडस्केप सा। इसमें चित्रांकित छवियों मोहक भी है और हृदयानिदारक भी। महिला आंचल आंचलिक आंदोलन की शुरुआत भी करता है और उसकी चरम उपलब्धियां भी है। यह आंचलिक आंदोलन गांव के सामूहिक जीवन को साहित्य चिंता के केंद्र में
हो जाने के कारण क्रांतिकारी था। रघुवीर सहाय हिंदी के आंचलिक आंदोलन की लोकप्रियता की तुलना रूसी साहित्य की उत्तर सत्य की विधा की लोकप्रियता से करते हैं। उनके अनुसार दोनों आंदोलनों में गांव के मानवीय अनुभव, न्याय और नैतिकता की खोज है। उनके अनुसार यह आंचलिक आंदोलन भद्रलोक के राजनीतिक चरित्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप में जनमानस में उपजी वितृष्णा की अभिव्यक्ति था। सोवियत संघ में सन 60 के बाद के आंचलिक आंदोलन का उदय उस प्रतिक्रिया को ही निरूपित करता है। हिंदी और रूसी दोनों में सामाजिक राजनीतिक हृदयहीनता के खिलाफ घृणा व्यक्त की गई। रघुवीर सहाय ने महिला आंचल और प्रति परिकथा की तुलना वैलेंटिन रस्पुतिन के मत्योरा से विदाई और आखिरी घड़ी से करते हुए कहा है। दोनों लेखक परिवार और समाज के प्रति कर्मठ लगाव और निष्ठा या मनोरंजन के लिए नहीं जाते। दोनों में आंचलिक होना ग्रामीण होकर रह जाना नहीं है, अधिक सार्थक जीवन जीना है। दोनों स्थानीय बोली का रचनात्मक प्रयोग करते हैं। महिला आंचल स्थानीय चरित्रों का ऐसा रचाव और स्थानीय रंगत का ऐसा उभार है कि उसके सामने नगर एवं नागरिक जीवन फीके लगते हैं। महिला आंचल की आंचलिकता शहरी चौक चिक्स का विलोम है। साहित्य में इसका मोह शहर और गांव की गैर बराबरी से पैदा हुए वैषम्य बोध का नतीजा है। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी आंचलिकता को स्वाधीनता आंदोलन की उपज मानते हैं। वे कहते हैं, महिला आंचल की आंचलिकता स्वाधीनता आंदोलन की संतान है। स्वाधीनता आंदोलन मुख्य रूप से राजनीतिक होते हुए भी सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोगों द्वारा अपनी अपनी तरह से लड़ा जा रहा था। मेरीगंज के लोग भी पूरी लड़ाई लड़ रहे थे। सभी क्षेत्र में अपनी तरह से आंचलिकता नई सामाजिक राजनीतिक चेतना की उर्वर भूमि है। रेणु जी उपन्यास में अंधविश्वासों को चित्रित करते हुए भी यह दिखाना नहीं भूलते कि अंधविश्वासों की यह काई सूख कर पापड़ी हो रही है। समाज में नई चेतना का उदय हो रहा है। गांव में बावन दास, बलदेव, कालीचरण बड़े जीवंत पात्र हैं। इनके अपने राजनीतिक मतवाद है, लेकिन रचनाकार दिखाता है कि वास्तविक जीवन की ऊष्मा दलगत राजनीतिक की ऊष्मा से कहीं ज़्यादा असरदार है। आंचलिक उपन्यास की पहचान उसकी विशिष्टता से उभरती है। विशिष्टता सामान्य या टाइप का विरोधी है। रेणु जी ने मेरीगंज की विशिष्टता एक तो इसकी नायक वाली छवि उभर कर गढ़ी है, क्योंकि बावन दास, कालीचरण या बालदेव बड़े महत्वपूर्ण चरित्र होते हुए भी कथा के नायक नहीं है। नायक है पूरा अंचल। दूसरे यह है कि उन्होंने भाषा, रीति रिवाज, सामान्य विश्वास और मिथक के जरिए इसे भिन्न एवं विशिष्ट पहचान दी है। इसकी भिन्नता किंवदंतियों को लेकर भी है। महिला आंचल में चित्रिता किंवदंतियों, औपनिवेशिक गुलामी तथा नील युग की दहशत के साये में जीने वाले लोगों की भय कथा कहती है। नंदलाल भूतहे बंगले वाले जंगल में ईंट चुराने जाता है। जंगल से प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी। सांप के कोड़े से नंदलाल वहीं ढेर हो गया। बगुले की तरह उजली प्रेतनी यह नील युग की स्मृति है, जिसमें से भय झांकता है। इसे खत्म होने में कुछ और देर लगेगी। नंदलाल तो मरता है, सर्पदंश है, लेकिन रचनाकार उजली प्रेतनी और सांप के कोड़े से जड़कर इस तिल से दिखने वाली सच्चाई को मिथक के पहाड़ में तब्दील कर देता है। रचनाकार अन्याय, अत्याचार के भयानक बुरे फल में विश्वास करता है। मार्टिन का भी बड़ा भयानक हश्र हुआ। उसकी पत्नी मैरी अकेले मलेरिया से पीड़ित हो ट्यूबवेल के पास वाले गड्ढे में अपने रेशमी बालों पर कीचड़ थोपते थोपते मरी। मार्टिन ने उसके मैरी नाम पर रखे गए गांव का पुराना नाम यदि कोई ले लेता तो उसे 100 कोड़े लगवाता। यह मार्टिन भी मैरी के वियोग में पागल हो गया। उसकी मौत पागल खाने में हुई। रेणु मार्टिन मैरी के दुखद अंत की कथा सिर्फ सताए हुए दिलों को सांत्वना देने के लिए
नहीं लिखते, बल्कि वे बुरे काम के बुरे फल में विश्वास रखते हैं। यदि अन्याय अत्याचार बुरा, तो व्यभिचार भी कम बुरा नहीं है। लक्ष्मी दासिन से व्यभिचार करने वाला महंत सेवादास अंधा होकर मरा और महंत रामदास को मिर्गी आने लगी। ग्रामीण जन संस्कृति के नियामक तत्वों में से एक है तथ्यों का फैंटेसीकरण। गांव को समझने के लिए ग्रामीण जीवन में प्रचलित रोटम और टैबूज में कार्यरत फैंटेसी की पहचान आवश्यक है। ग्रामीण नैतिकता इससे प्रभावित ही नहीं होती, निर्मित भी होती है। गांव में प्रचलित सतयुग की धारणा जीवन मूल्यों की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए फैंटेसी ही तो है। धारणा है कि पहले के गृहपति यज्ञादि के अवसर पर कमला नदी को पूरी औपचारिकता और निष्ठा से आमंत्रित करते थे। कमला उन्हें यज्ञ के लिए चांदी के बर्तन देती थी, जिन्हें यज्ञ की समर्पित समाप्ति के बाद लौटा देना होता था। जिसकी नियत बिगड़ी, कमला नदी का न्याय उस पर दंड बनकर बरसा। रेणु लिखते हैं, बिगड़ी नियत वाले का तो वंश ही खत्म हो गया, पाप का बुरा फल। विभिन्न टोले वाले इस बिगड़ी नियत का लांछन एक दूसरे पर लगाते हैं। इसका अर्थ है कि वास्तविक घटना नहीं है। नैतिक मूल्यों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रचलित फैंटेसी इस तरह तहसीलदार विश्वनाथ प्रताप सिंह के मन में यह बात बैठी हुई है कि उनकी बेटी कमला मैया की ही देन है। उसी के कारण उनके घर में धन संपत्ति है। शादी के बाद कमली के चले जाने पर यह धन संपत्ति भी चली जाएगी। तहसीलदार साहब के लघुए भगुए यह प्रचारित कर देते हैं कि कमली का विवाह 3 बार ठीक हुआ, लेकिन कमला मैया नहीं चाहती कि विवाह हो। गांव के लोगों के अंधविश्वास के पीछे उनकी मिथक प्रियता काम करती है। रेणु ने महिला आंचल में अंधविश्वासों का कहीं सकारात्मक और कहीं नकारात्मक उपयोग करते हैं। सकारात्मक उपयोग वे वहाँ करते हैं जहाँ वे सामान्य जीवन में नैतिक विश्वासों और मूल्यों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, दिखाई पड़ते हैं, और नकारात्मक उपयोग वे वहाँ करते हैं जहाँ वे मानवीय मूल्यों को तबाह करने वाली शक्तियों को बेपर्दा करते हैं। गांव में निरीह असहाय विधवा डायन कहकर मर जाती है। गांव में पार्वती की माँ का सुंदर स्वच्छ व्यक्तित्व भी लोगों की इसी प्रवृत्ति के कारण शंका का विषय है। लोगों का विश्वास है कि पार्वती की माँ बच्चों को मारकर खा जाती है। पोलिया टोली के गिरु का जब बेटा मरता है तो ज्योतिषी जी उसके मन में यह बात हटा देते हैं कि पार्वती की माँ ने उसके बेटे को मारा है। वे यह बताते हैं कि एक निश्चित समय और निश्चित योजना के तहत उसका मरा हुआ बेटा जिंदा वापस मिल सकता है। इस योजना के अनुरूप काम करने पर पार्वती की माँ की हत्या हो जाती है। गांव के लोग अंधविश्वासों का उपयोग प्रतिशोध लेने के लिए भी करते हैं। यह इसका एक उदाहरण है। महिला आंचल का छलासी की जादू टोना, जड़ी बूटी, ओझाई और लोकगीतों का विशेषज्ञ। वह गांव में पैदा हुई भूतों की एक नई किस्म बनरभुत्ता की जानकारी देता है। यह भूत उस बंदर का भूत है जो डॉक्टर प्रशांत की प्रयोगशाला में प्रयोग करने के क्रम में मरा। रेणु अंधविश्वासों का विशद ब्यौरा देने के बाद यह भी बताते हैं कि गांव में सभी लोग अंधविश्वासों में समान रूप से आस्था नहीं रखते। वे यदि सरल, भोले भाले और अंधविश्वास में आस्था रखने वाले दिखाई पड़ते हैं तो चूँकि उनकी भलाई इसी में है। महिला आंचल की आंचलिकता को अधिक चटक बनाने का काम लोकगीत करते हैं। लोकगीत कथा और चरित्र में स्थानीयता का रंग भरने वाला उपकरण है। गीत रेणु की आंचलिक शैली के असाधारण आयाम हैं। ये गीत अपने स्रोत और उद्देश्य को लेकर दिलचस्प सवाल खड़े करते हैं। महिला आंचल में रेणु ने राजनीतिक गीतों के साथ साथ फिल्मी गीतों, विद्यापति कबीर के पारंपरिक गीतों और मैथिली के गीतों का उपयोग किया है। वे गीतों के टुकड़े का उपयोग संवादों की तरह करते हैं। महिला आंचल में सिर्फ मैथिली की ही 24-25 गीत रखे गए हैं। इन गीतों में
सोहर, जन्म गीत, नचारी, विवाह गीत, समदाउन, विदाई गीत, मृत्यु गीत, फाग, जोगीड़ा, बरगमनी गीत मौखिक एवं वाचिका परंपरा के अंग हैं। ये सदियों से अंचल विशेष के समाज में इसी रूप से प्रचलित है। रेणु ने महिला आंचल में होली से संबंधित कई गीत रखे। होली सामाजिक समरसता का पर्व है। इसमें बड़े छोटे का भेद मिट जाता है। लोग धूल, कीचड़, गोबर, रंग, अबीर से होली के दिन एक दूसरे को सरोवर कर देते हैं। उसमें हास परिहास और चुहलबाजी को विशेष स्थान प्राप्त है। महिला आंचल में होली गीत की शुरुआत होती है दुखपूर्ण विरह से अब न जिमब रे सम्मा और होली गीत का अंत होता है आनंदपूर्ण संयोग से खूब मचाए होली। ये एक संगीत है होली का। आंचलिकता स्थानीय बोली रंगत स्थानीय बोली वाणी के मानक भाषा में हस्तक्षेप से पैदा होती है। रेणु जी ने पूर्णिया जनपद के भाषा को बड़ी बोली में फेंट कर आंचलिक भाषा का रूप गढ़ा है। इसे वे कचराही बोली कहते हैं। यह बोली यदि मानक हिंदी से भिन्न है तो यह पूर्णिया जनपद की आम जनता को बोली के लिखित रूप से भी भिन्न है। यह मिश्रित बोली दूसरे अंचल की बोली से भिन्न होने के कारण इस अंचल को विशिष्ट पहचान देती है। इस बोली की एक नमूना प्यारे भाइयों कोठारिन साहब जितना बात बोली सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दोषी हम हैं। हम कोई विद्वान नहीं हैं, शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, गरीब आदमी हैं, मूर्ख हैं, मगर महात्मा जी के प्रताप से, भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ और हम सेवक बना ले लिया। रेणु की भाषा ध्वनित बिंबों की नियोजन में भी पूर्णतः समर्थ है। वर्षा एक ध्वनि बिंब है। गड़म गड़म गड़ाम, गड़गड़ाम, गड़गड़, बादल घुमड़ा, बिजली चमकी, हरटटाकर वर्षा होने से लगी, छर्र छर्र वर्षा होने लगी। इस प्रकार फिर बात करेंगे हम लोग महिला आंचल के शीर्षक की सार्थकता। वास्तव में महिला आंचल की शीर्षक क्यों लिया गया, इसकी सार्थकता क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। महिला आंचल शीर्षक सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता ग्रामवासी से प्रभावित है। महिला आंचल में महिला विशेषण और आंचल विशेष्य है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार महिला आंचल में महिला की गुलामी और आंचल की आत्मीयता समन्वित रूप से प्रकट हुई है। महिला आंचल में मैल है, सामाजिक रूढ़ियाँ और अंधविश्वास, जातिवाद, सांप्रदायिक व्यभिचार, शोषण, फरेब और अलैता समग्र आंचलिक जीवन और राष्ट्रीय धड़कन से रचनाकार अपने पात्रों को उनकी अच्छाई, बुराई, नैतिकता, अनैतिकता, पाप पुण्य सबके साथ इतनी निष्ठा के साथ पेश करता है कि पाठक उसके साथ चलते हुए गहरा लगाव स्थापित कर लेता है तथा कमजोरियों के बावजूद उन पात्रों से घृणा करना उसके लिए संभव नहीं रह जाता। इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन की गरीबी और जहालत भी चित्रित है और ममत्व भी। एक तरफ उनकी सुखी जिंदगियां और दूसरी तरफ सुखी जिंदगियों में रस ढूंढ लेने की तमन्ना। इस अंतर्विरोध या परस्पर विरोध की प्रवृत्ति उपन्यास में निहित होने के कारण ही रचनाकार ने भूमिका में लिखा है। इसमें फूल भी हैं और सूल भी। फूल भी हैं और सूल भी। फूल भी हैं और सूल भी हैं, मतलब कांटे भी हैं, नुकीले कांटे भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। इस उपन्यास का निर्विवाद चरित्र डॉक्टर प्रशांत आता है मलेरिया का इलाज ढूंढने। वह उसके कीटाणुओं की खोज कर रहा है, किंतु लेकिन मलेरिया के कीटाणु तो नहीं मिलते, कारण रूप में मिल जाते हैं। और गरीबी और जहालता जैसे कीटाणु। डॉक्टर प्रशांत इस गरीबी और अदालत के कीटाणुओं को मारने का संकल्प लेता हुआ कहता है कि ममता में मैं
गांव फिर लौटूंगा प्यार की फसल उगाने, इसी भारत माता ग्रामवासिनी के मैले आंचल तले। यानी उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ किसी प्रकार की द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की छल नहीं, किसी प्रकार की कास्ट नहीं है। अगर किसी प्रकार की है तो वह है गरीबी और मार्मिक परिदृश्य। जिस प्रकार लोगों की यहाँ कष्ट होती है, जिस प्रकार भारत माता से लगाव रहते हुए भी इन्हें दुख होती है, इसी को देखकर वो कहते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी के मैले आंचल तले। यहाँ यह मैला आंचल पिछड़े और ज़िंदगी की दौड़ में पिछड़ गए लोगों से पटे गांव का भी संकेतार्थ छोड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैला आंचल जो है बहुत ही मार्मिक और दुखद भरी उपन्यास है। जिस प्रकार गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। इस प्रकार आज मैला आंचल का अंतिम भाग यानी भाग 2 भी हमारा पूरा हो चुका है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैला आंचल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को में अंत तक बने रहने के लिए आपका पुनः एक बार धन्यवाद।